अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज ख्वाहिश तो ये थी कि आपको मुबारकबाद देकर हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि पाकिस्तान ने फाइनली हिस्ट्री बदल दी है और एक नया लैंडमार्क जो है वो अचीव किया, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका और पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में भारत को जो हराने का एक ख्वाब है हमारा, उसको आज भी पूरा नहीं कर सकी। बदकिस्मती से पाकिस्तान को इस मैच में शिकस्त हुई, लेकिन अफसोस की बात ये भी है कि जो एक मैच वन साइडेड सा बन गया उस पर लोगों को बड़ा गम गुस्सा है। और शायकीन का कहना है कि ठीक है, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन कम से कम लड़ते हुए नजर आना चाहिए, मुकाबला बराबर का होना चाहिए, तो फिर आपको एक तसल्ली रहती है कि नहीं जी हमने खूब जमकर मुकाबला किया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये हिस्ट्री क्यों हम बदल नहीं पाते हैं, नफसियाती तौर पर क्या मसाइल रहते हैं, इतना दबाव क्यों ले लेते हैं सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स ही हमेशा, इस पर भी बात करेंगे। और आगे चल के प्रोग्राम में ज़ाहिर है सियासी महाज पर जो मैच जारी है उस पर भी बात करेंगे कि जिसमें इस वक्त एक बड़ा खिलाड़ी जो है वो मुल्क से बाहर से आने वाला है और देखना ये है कि वो आते हैं तो PMLN के लिए क्या लेकर आते हैं, अपनी बंद मुट्ठी में कौन सा बयानिया खोलते हैं और कौन सी जादू की छड़ी घुमाएंगे कि अचानक ही उनकी मकबूलियत का ग्राफ ऊपर चला जाएगा। क्या तैयारियां हैं और क्या इम्कानात, इसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। आप सबको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहती हूँ कि चूँकि प्रोग्राम में आज पहले सेगमेंट में ख़ास तौर पर हम क्रिकेट से मुतालिक बात करने वाले हैं, तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन सलमान बट साहब। आप इनको GNN पे देखते रहते हैं, आज हमने इन्हें शो में भी बिठा लिया है ज़बरदस्ती पकड़ के। तो सलमान, थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में आए हैं हमारे लिए। लेकिन सवाल वही है जो मैंने जैसे कहा कि हम लोग इस बात के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा सके, लेकिन बार बार हिस्ट्री रिपीट ही हो रही है। आज के मैच का आपको क्या वजह नज़र आ रही है, शिकस्त की कोई एक वजह क्या है? देखिए, हमारी जो टीम सिलेक्शन है ना, हमारी रिलायंस है ज़्यादा T20 सेंट्रिक प्लेयर्स के ऊपर, जबकि इंडिया जो है वो बड़े फॉर्मेट के ऊपर अपना जो क्रिकेटिंग कल्चर है उसको बिल्ड करता है। और आप बुनियादी फ़र्क ये है कि हम हर लीग में हमारे प्लेयर्स आपको नज़र आते हैं और इंडिया के सिवाय IPL की इजाज़त ही नहीं है कोई और खेलने की, तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस है टैक्टिकल, वो हमसे बहुत सुपीरियर है। अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका के मैच में भी थी, वहाँ हमने 350 स्कोर कर लिया। ये इंडिया के खिलाफ ही हमारे श्रीलंका में और इंडिया की बॉलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। श्रीलंका में तो 5वां बॉलर वो था जो अभी अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला कुछ अर्सा पहले। तो श्रीलंका के इस टाइम बुरे हालात है, वो तो आई है क्वालिफायर्स में से, वो तो एसोसिएट के अंदर से जीत के अभी क्वालिफाई करके पहुंची है, जबकि इंडिया जो है इस टाइम तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड नंबर 1 है। सो इंडिया का और उनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन हम आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को हिलाते हुए भी डरते हैं। शादाब पिछले 3 साल से उनसे बॉलिंग नहीं हो रही, लेकिन टस से मस उनको करने पे कोई तैयार नहीं है। इसी तरह रिजवान और बाबर जिस मैच में रन्स नहीं करते तो लगता है पाकिस्तान में आज कोई खेलने नहीं आया। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे आप अपना बैकअप पे देखते हैं कि मुड़ के देखते हैं कि अगर आज नसीम शाह नहीं थे मैच में, अनफिट हुए, तो हमने पीछे क्या तैयार किया। तो पिछले 4 साल में पता ये लगता है कि हमने कुछ भी तैयार नहीं किया, क्योंकि ना हमारी अंडर 19 के वो टूर हुए। पर तो बाद में बात आती है ना, पहले तो हम बैटिंग देते हैं। देखिए 152 पे आपके अगर 2 प्लेयर्स आउट होते हैं और उसके बाद आप 191 पे जो हैं वो सारे ही प्लेयर ढेर हो जाते हैं, तो ये एक बैटिंग जो हमारी हमेशा एकदम कोलैप्स कर जाती है। इसका क्या आपको रीज़न नज़र आता है, क्यों हमारा जो बाकी पीछे वाला जो स्क्वाड है सारा वो संभाल ही नहीं पाता कि कोई एक आध पार्टनरशिप बना ले? देखिए, कंसंट्रेशन लेवल्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने जब बात शुरू की है T20 सेंट्रिक से शुरू किया। जब आप लंबा फॉर्मेट खेलते नहीं तो अंडर प्रेशर जब आपको वो करना पड़ता है जिसकी आपको आदत नहीं होती, तो फिर आपके बेसिक्स एक्सपोज होते हैं। तो पाकिस्तान बेसिकली ज़्यादा क्रिकेट खेलता है 20 ओवर की। जब आप 50 ओवर में आप अपने प्लेयर्स के मैचेस तो देखिए, T20 के मैच डबल हैं इनके वनडे क्रिकेट से, तो आपका जो एक्सपीरियंस है इस मामले में वो भी कम है। और हमने अक्सर देखा है कि पाकिस्तान अपने बड़े फॉर्मेट्स को पिछले 3 सालों में छोड़ के दूसरे मुल्कों से उसके बदले 2 T20 खेल लेता है। तो ये जो अप्रोच है ये ऐसी है कि जैसे आपने सोच लिया कि आगे जाके हमने बड़ा फॉर्मेट कम से कम खेलना है या नहीं खेलना। तो अगर ये हमारी अप्रोच रहेगी तो वेस्ट इंडीज़ की मिसाल दुनिया के सामने है। पिछले 10 साल में 2 T20 के वो वर्ल्ड कप जीते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में वो क्वालिफाई भी नहीं कर सके। ठीक, तो पाकिस्तान को मैच वाला टेम्परामेंट ही नहीं रहा हमारा। लेकिन भट्ट साहब, आप नहीं ये समझते बात कि दुनिया में भी नामवर कप्तान हुए हैं, वो सब इस बात का हमेशा कहते हैं कि जो टीम अपने ओवर भी पूरे नहीं खेल सकती वो कभी भी नहीं जीत सकती। बिल्कुल, ये बड़ी आपने एक टेक्निकल पॉइंट इस पे हिट किया। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑल आउट होने वाली टीम है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट की बात हो। और कह लीजिए कि
नहीं, आई थिंक सारे record हम नहीं रख रहे। टॉप 6 जो है ना, इंडिया में अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो पहले 6 बंदे जो आपके बैट्समैन हैं वो 50 ओवर खेलेंगे तो आप मैच जीतेंगे। और आप फ़र्क देख लीजिए, तो अभी ऑस्ट्रेलिया भी खेल रही है इस वर्ल्ड कप में, तमाम दुनिया है, लेकिन जिसके ऊपर वाले 4 से 5 बैट्समैन ज़्यादा बैटिंग कर रहे हैं वो टीम मैच जीतती है। और हम आज अच्छी पोजीशन में थे, 150 पे 2 खिलाड़ी आउट थे और हमारे 2 मेन प्लेयर्स 50-50 पे खेल रहे थे। और उसके बाद जो 36 रन में हमने 8 विकेट्स लूज़ किए हैं, उसमें कुछ मौजज़ाती बॉलिंग नहीं हुई, हमारी पुअर शॉट मेकिंग थी, हमारी शॉट सिलेक्शन अच्छी नहीं, गेम की अवेयरनेस और कुछ प्रेशर इस तरह का था कि 1-2 दफ़ा अभी तो हम रन आउट होते भी बचे हैं। सो आई थिंक हमें फोकस करना है ग्रास रूट्स के ऊपर। हम फिर भी नहीं उसका अच्छा सलमान, मैं लेकिन एक और चीज़ और भी सवाल करना चाह रहा हूँ कि जी, क्या जी, ये जो वनडे क्रिकेट का वो आप फॉर्मेट देख रहे हैं, क्या ये ज़्यादा देर चल सकता है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में वहाँ पे क्रिकेट का बहुत क्रेज़ है, जो व्यूअरशिप है मैचेस की वो उतनी नहीं है। और आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो क्राउड हम देखते हैं, इंडियंस टर्न अप हुए हैं और स्क्रीन पे भी, लेकिन नॉर्मली अब लोग वनडे का इतना टेम्परामेंट भी शायद नहीं है। देखिए, जब आप वनडे को क्वाड्रेंगुलर या ट्रायंगुलर में लेके जाएंगे ना तो ये इंटरेस्टिंग बनेगा। बात यह है कि अब आईपीएल जब 64 मैचेस 2 माह में आप पब्लिक को देंगे, 2 महीने में 64 मैच, यानी 1 पर डे से भी ज़्यादा की एवरेज बनती है, तो वो डेली टर्न अप करना इतने नंबर्स में, अब इंडिया का आपको पता है कि एक इकोनॉमिकली वो ग्रो कर रहे हैं, उधर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं। आप अभी उनकी रीजनिंग भी तो देख लीजिए, वो कहते हैं अब तो हम आईपीएल में भी उसी दिन जाते हैं जब छुट्टी होती है। सो इंडिया लाइक वेस्टर्न स्टेट्स, अब वो फ्लो नहीं रहेगा किसी भी तर्ज की क्रिकेट में। इंडिया पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मैच है जिसमें सारी दुनिया में लोग जो है उनका इंटरेस्ट इस पे आ जाता है, लेकिन इसके अलावा एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि यहाँ पर, हाँ अगर ये स्ट्रेटेजिकली छोटे शहरों में मैच रखते तो इन्हें पब्लिक फुल मिलती। इन्होंने भी तो 50,000 बंदा आया ओपनिंग मैच में, 2 लाख की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में करा दिया, वो 50,000 हर एक के साथ 4 सीटें खाली। तो वो स्ट्रेटेजिकली भी गलत था कि आप अहमदाबाद से शुरू करें, क्योंकि यहीं फाइनल भी है, यहीं पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं है कि जितने भी वर्ल्ड कप क्रिकेट हुए हैं ये सबसे पूरेस्ट अरेंजमेंट हैं जो मैं देखता हूँ इंडिया में। हालांकि वी एक्सपेक्ट वो बड़े प्रोफेशनल हैं, बट जिस किस्म के द काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स दे हैव मेड वो तो बड़े होपलेस हैं। और बहुत ही ऐसे लगा है जैसे उन्होंने, बल्कि सुनील गावस्कर जो उनके अपने लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी बहुत तनकीद की है। पिचेस का आप देख लें कि एक पिच पे 200 नहीं हो रहा, 2 पे 400 रन हो जाते हैं। सो ये जो मैनेजमेंट है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर ब्रॉडकास्ट के हवाले से हम देखें तो बहुत सारे ब्लंडर्स हुए हैं। ओपनिंग सेरेमनी भी नहीं हुई और कहा गया टेक्निकी खराबी, और आज आके सेरेमनी रख दी और आज टेलीविजन पे ही नहीं आई वो सेरेमनी। सो ये वो पहला वर्ल्ड कप है जिसमें इंडिया अकेला ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, वरना पहले श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश इनके साथ मिलकर ये इवेंट कराते रहे हैं। तो ये जब पहली दफ़ा खुद इनको इवेंट कराना पड़ा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये डिलीवर नहीं कर सके। और जहाँ तक पिचेस की बात है, देखिए वो टैक्टिकल है। आप अगर वर्ल्ड कप खेलने गए हैं तो आपको हर किस्म की पिच पे मैच जीतना है। स्टैंडर्ड पिचेस किसी भी वर्ल्ड कप में नहीं मिलती, ये गलत तासुर दिया जा रहा है मीडिया में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया भी जाएं, आपको पर्थ में बाउंस मिलता है, सिडनी में स्पिन मिलता है, मेलबर्न में ज़रा बैटिंग फ्रेंडली होती है, हॉबर्ट में जाएं तो आपको एशियन कंडीशंस मिलती हैं। तो वेरिएशन कंडीशंस की दुनिया के हर मुल्क देता है आपको वर्ल्ड कप में। अच्छा भट्ट साहब, ये तो बड़ी जो है ना मुश्किल बातें जो आप बता रहे हैं। आम पब्लिक जो है वो तो ये जानती है कि हमारे यहाँ जो हमारे आज के मैच को स्पेशली अगर आप देख लें तो बॉलर्स ने जो बॉलिंग करनी थी, खुद अगर आपके 5 खिलाड़ी इंटरव्यू में ये कहें कि दुनिया का सबसे अच्छा पुलर जो है वो इंडियन है और आप उसको वहीं पे बॉल कराएं, तो फिर इसका क्या रिजल्ट होगा? देखिए, ये रोहित शर्मा की बात है और यकीनन पाकिस्तान के 5 प्लेयर्स ने कहा कि सबसे अच्छी पुल वो मारते हैं, और हमने देखा कि आज उन्हें पुल पे 3 छक्के मारे। तो हमें पता होने के बावजूद हम उसको वहीं बॉल कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारी अवेयरनेस का मसला है, हमें टैक्टिकली एग्जीक्यूशन नहीं करनी आती। और आसान बात जो आपने कहा है वो ये कर देते हैं कि अगर आपके पेपर है तो आप फर्स्ट सारे पेपर अच्छे करके आएंगे, ये नहीं कि बार बार मैथ का ही दिए जाए। तो एक जैसी विकेट पे खेल के आप वर्ल्ड चैंपियन कहलाएं तो ये कोई वर्ल्ड चैंपियंस वाली बात नहीं है ना सलमान। हमेशा हर कोई ये बात जरूर कहता है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो प्रेशर बड़ा होता है। इस वजह से जो हम नॉर्मली भी पाकिस्तान की एक बेहतर क्रिकेट देखते हैं, इस मैच में हमें वो भी एलिमेंट जो है वो मिसिंग नजर आते हैं। तो ये आज भी आपको ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान अंडर प्रेशर है? नहीं, तो प्रेशर तो इंडिया पे भी होता है, इसको भी शामिल करें। देखिए, सबसे ज्यादा प्रेशर तो क्राउड का होम टीम के ऊपर होता है। और आपकी मसला ये है कि आपने जब सही चीज की आदत डाली होती है तो अंडर प्रेशर आपको डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब आप
तैयारी किसी और चीज़ की करते हैं और आप पे बहुत दबाव आता है तो आपकी डिलीवरी में आप एक्सपोज हो जाते हैं। हमारे साथ यही मसला हो रहा है, जबकि इंडिया जो है, अगर आप उनकी क्रिकेट देखो, हमसे 3 गुना ज़्यादा साल में मैच खेलते हैं उनके प्लेयर्स, और वहाँ पे वर्कलोड बड़ा मैनेज किया जाता है। उनका 35-40 लड़कों का पूल है, जो कोई भी खेले तो वो मैच जीत जाता है। हमारे 12 के बाद अगर कोई इंजर्ड होता है तो हमें तो नसीम शाह के पीछे एक बॉलर नहीं मिला कि जो उसको रिप्लेस कर सके। अगले मैच के लिए आपको क्या लगता है, कुछ चेंजेस करने चाहिए टीम में? क्या चेंजेस आप देखिए, उसामा मीर एक लेग स्पिनर है टीम में, वो अच्छी बॉलिंग उन्होंने की, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 आउट किया, उसके बाद उन्हें अगला ओवर ही नहीं मिला। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। जब कोई अच्छा लड़का परफॉर्म कर रहा है तो उसको फॉर्म अच्छी में खिलाना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें उसको खिलाना चाहिए, एक स्पिनर इंक्रीज़ करना चाहिए। बाकी हमारे पास बाहर कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि जिसे हम अंदर मिस आउट कर रहे हों। तो अभी आपको लगता है टीम हमारी बाकी अदरवाइज दोबारा कमबैक करेगी अगले मैच? ये हमारे बेस्ट अवेलेबल प्लेयर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इमाम की जगह फ़खर जमान अंदर आ जाएंगे। वो भी कुछ नहीं कर रहे और वो भी कुछ नहीं कर रहे थे, इसलिए वो बाहर हुए। लेकिन कमबैक करेगी पाकिस्तानी टीम, आपको लग रहा है? उम्मीद रखनी चाहिए। अभी तो 6 मैचेस पड़े हैं, अभी तो वर्ल्ड कप आधे से ज़्यादा पड़ा है, तो इस मैच को जहन से निकालना होगा जल्द से जल्द। नहीं, ये तो हम आप सही कह रहे हैं, हमेशा हम इसी तरह तसल्लियाँ दे दूँ कि फिर आगे चलते हैं। लेकिन सलमान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने के लिए वक्त निकाला। यहाँ पर एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर ज़रा पॉलिटिकल मैच की बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक नाजरीन। और सियासी महाज पर भी बड़ी हलचल है, क्योंकि यहाँ पर भी एक बड़ा मैच होना है अगले साल के शुरू में, और उसके लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। बहुत सारी उम्मीदें लगाई हुई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, और उनको ऐसा लगता है कि जो उनका वोटर है उसका जोश व खरोश बढ़ जाएगा। क्या उनके इस्तकबाल की तैयारियां हैं, और जो मौजूदा सियासी बयानियां हैं उसको लेकर के कैसे मियाँ साहब आगे चलेंगे? PMLN की सियासत से जुड़ी बहुत सी अहम बातें हैं जो जानना बड़ा ज़रूरी हैं, और इस वक्त PMLN के सीनियर रहनुमा राना तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनकी जो आगे की पॉलिसी है, हिकमत अमली है, उससे मुतालिक बात करते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया आज प्रोग्राम में, खुशामदीद आपको कहती हूँ। बड़ी मेहरबानी। राना साहब, मियाँ साहब की वापसी अब फाइनली हमें पूरा यकीन आ गया है कि हो रही है इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को। तो कैसा आपको फिर महसूस हो रहा है कि बड़ा क्राउड आ सकेगा? क्योंकि जो लाहौर में हमने जलसे देखे वो तो कोई इतने इम्प्रेसिव नहीं थे। तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये जो बड़ा मैच है इस्तकबाल का, उसमें कितने आ जाएंगे लोग आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक? देखें, जिस तरह आपको अब यकीन आ गया है कि मियाँ साहब 21 अक्टूबर, शुक्र है आ गया है। आप तो एक कह रहे होंगे पता नहीं उन्होंने आना या नहीं आना, यही आपका काम है, और आप एक सेंसेशनल माहौल पैदा करते हैं। लेकिन चलो ये तुसी साढ़े तक आ जाओ। सर, अब हम तो 4 साल से आप लोगों के बयानात की वजह से इंतजार कर रहे थे। हमेशा कहा जाता था जल्द आएंगे दिसंबर में, जनवरी में, लेके जा रहा हूँ लेने के लिए, फिर वापस नहीं लेके आए साथ। तो हम तो इस वजह से वही बात करते हैं जो आपने कही हमें। चलिए, इमरान साहब बैठे हुए हैं, मैं आपको बताऊं कि जितने भी बयानात आते रहे हैं, ये आपको भी पता है कि कौन शख्स देता है, कौन हम में से कौन देते हैं, और वो क्यों देते हैं, किस तरह देते हैं, ख़बरों की जीनत बनते हैं, आप उनको बड़ा करते हैं, थोड़ा पैम्पर के भाई बड़ी ख़बर आपने दी है। पहली दफ़ा पार्टी की लेवल पे या प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मियाँ साहब के साथ खड़े होकर ये अनाउंस किया कि वो 21 को आएंगे, और वो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं अल्लाह ताला के फजल से। और तो उन्होंने शुरू भी कर लिया, सऊदी अरेबिया है, फिर दुबई आएंगे, और यहाँ पे इंशाल्लाह 21 को पहुँचेंगे। रही बात कि जी बहुत बड़ा क्राउड आएगा, बिल्कुल मियाँ साहब की बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। मियाँ साहब के सारे दौर आप देखें, चाहे वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारा तमाम लिमिटेशन के बावजूद जो भी उनको रुकावटें थी, जो निज़ाम हमारा जिस तरह का है, उन्होंने डिलीवर किया और लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाए, उन्होंने रिफॉर्म्स लाए, उन्होंने डिफेंस को मजबूत किया और नाकाबिल तस्खीर डिफेंस बनाया एटमी धमाकों से, दहशत गर्दी ख़त्म की, सोन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, बड़ी लंबी उनकी हिस्ट्री है खिदमत की। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि क्राउड आएगा, इसी तरह आप यकीन कर लें, जिस तरह आप यकीन कर गए 21 को मियाँ साहब आ रहे हैं कि क्राउड आएगा, लोग चार्ज हैं। रहा लोगों का लाहौर का आपने बात की, ये मोबिलाइजेशन कार्नर मीटिंग्स या वर्कर्स कन्वेंशन के नाम से हम कर रहे थे,
जलसे नहीं कर रहे थे। आप इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें इसमें। जब कोई भी बड़े इवेंट के लिए हम हमेशा मोबिलाइज करते हैं चीज़ों को अपने हल्के में। मैं कार में मीटिंग करता हूँ, यूनियन काउंसिल लेवल पे चला जाता हूँ, टाउन में चला जाता हूँ, काउंसिलर्स को करता हूँ, वहाँ पे वर्कर्स कन्वेंशन का नाम देते हैं। सही, तो मोबिलाइजेशन आपकी पॉइंट आ गया। लेकिन राणा साहब एक सेकंड, लेकिन राणा साहब रात आपका शो तो अच्छा शो था शेखुपुरा का, तो क्या आप समझते हैं कि जब मियाँ साहब आएंगे तो 21 अक्टूबर को आप इतने लोगों को या इससे ज़्यादा लोगों को साथ यहाँ लाहौर में लाने में भी कामयाब हो जाएंगे? ये जो साथ था ना, जहाँ रात जलसा था, वो बिल्कुल लाहौर के साथ है। मेरा हल्का सबब लाहौर है, शाहदरा मिक्स मतलब जुड़ा हुआ है मेरे साथ। तो ये रूरल एरिया है, लेकिन वहाँ पे हमने जलसा किया था। ये रूरल एरिया में और एक हल्के से ये जलसा करना, वो भी आपके सामने है। और ऑर्गेनिक ये जलसा था, उसमें कोई आपने देखा सर से सर जुड़ा हुआ था, कोई रोटी नहीं थी, कोई पानी नहीं था। मैं आपको ही पता है सारा। तो ये 4 लोग हैं और ये जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ से तो पैदल भी जा सकते हैं अल्लाह के फजल से। और मैं अच्छा राणा साहब, थोड़ा सा इससे चलिए, ये तो मान लिया बड़े लोग चले जाएंगे, लेकिन जरा ये बताइए ना कि जो राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं और पार्टी लीडर्स के स्टेटमेंट्स हैं, वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जैसे कोई सेटलमेंट हो गई है, मामला तय हो गए, रुकावटें दूर हो गई हैं, इस तरह के बयानात। इसकी वजह से तासुर ये उभर रहा है कि मियाँ साहब तो जैसे कोई डील करके आ रहे हैं। तो ये आप समझते हैं कि वाकई ये कोई फायदेमंद तासुर है पार्टी के लिए? जो मेरे कुलीग ये स्टेटमेंट देते हैं, मैं ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। कोई डील नहीं, शायद उनकी एक स्ट्रेटजी हो कि लोगों को साइकोलॉजिकली ये थोड़ा सा लोग लो ना हो जाएं या डाउन ना हो जाएं कि मियाँ साहब ने जलसे में नहीं आना या नहीं। मियाँ साहब किसी डील के तहत नहीं आ रहे। मियाँ साहब अब अगर आपको जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अभी जो प्रोसीजर एक्ट था उनका, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट, उसमें जो जजमेंट आई है, उसके बाद तो जो आपके मीडिया में जो ज्यूरिस्ट ने, जो लॉयर्स ने, जो हमारे कानून दानों ने या आप लोगों ने जो तज्जिया कार हैं आपके, उन्होंने जो बातें की हैं या तबसरे किए हैं, वो तो दूसरी साइड पे बात जा रही है। गो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल थी इलेक्शन एक्ट के तहत और वो ख़त्म हो गई है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि जी नहीं, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है। तो ये चीज़ें जब आप तबसरे इस तरह के करेंगे तो समझें, फिर वहाँ पे डील होती तो इस तरह होता। लेकिन एक बात सवाल तो ये भी ज़हन में आ रहा है ना राणा साहब, ये जो डील का तासुर है वो इसलिए भी मिल रहा है कि बाकी सब जमातें इस बात का शिकवा कर रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन पीएमएलएन की तरफ से तो ऐसा हमें शिकवा नजर नहीं आ रहा कि कोई पीएमएलएन, बल्कि हम देख रहे हैं वो बड़ी आज़ादी से जलसे भी कर रहे हैं। ऐसा भी महसूस हुआ जिस तरह जो हाई कमिश्नर थे उन्होंने आके अलविदा भी कहा लंदन से। तो ये तो सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों के लिए मसले नहीं हैं, बाकी सबको मसाइल हैं पार्टीज को। नहीं, मैं नहीं ये बात मानता। क्या आप मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी को वो भी शिकायत करते हैं, मैंने सुना है, पढ़ा है, तो क्या उनको ये इशू है कि लेवल प्ले फील्ड नहीं है या कोई ऐसी चीज़ है? तो मुझे तो समझ नहीं आती कि क्यों किस पार्टी की आप बात कर रहे हैं। अगर पीटीआई का मसला है तो पीटीआई जलसे करे, उसको किसने रोका? वो इजाज़त ले। मैंने वहाँ जलसा किया तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन इजाज़त दी है, तो वहाँ पे रिस्क होता है। आप लिबर्टी मार्केट में जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये कोई जगह तो है जलसे करने की, स्वाई इनकन्वीनियंस टू कॉमन मैन। तो ये चीज़ें मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। रही बात कि हम शिकवा नहीं करते, हमारी आदत नहीं है शिकवा करने की। हमारे अभी 4 साल गुजरे हैं पीटीआई के, इमरान खान के, जहाँ हमारा उसने इंतकामी अल्लाह मरियम के तो हम सुन के शिकवे थक गए, तराजू के पलड़े बराबर करें, ये हो गया वो हो गया। हम तो सारा टाइम मरियम नवाज के जलसों में ये सुनते रहे राणा साहब। नहीं, आप मेरी बात सुने, समझ आ जाएगी। आप वो जेल में हैं और जो भी जेल में गैर होता हुआ आया या वहाँ चीखते हैं सूलते नहीं है फलां है, मियाँ नवाज शरीफ साहब रहे या जितने भी लोग लीडर हमारे अंदर रहे, जो भी हमारे साथी गए, तो उन्होंने तो बड़ा खंदा पेशानी से फेस किया है। जेलों में रहे हैं, अदालतों में जा रहे पेश होते रहे हैं, अदालतों में कोई एक पेशी पे स्किप किया हो किसी ने, तो ऐसी गाड़ी में रहते रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को तो जब मुशर्रफ का दौर था जहाज़ में हथकड़ी लगाई गई थी। हथकड़ी आपको पता है, जहाज़ में किसी ने छलांग मार देनी थी, सिर्फ उनके साथ बुरा सलूक करने के लिए किया गया ये सारा। तो ये चीज़ें बड़ी
बड़ी ज्यादतियाँ हुई हैं और बड़े हमने मुश्किल हालात भी देखे हुए हैं। 1.5 साल मैं जेल में रहा हूँ, तो ये कोई मुश्किल ऐसा हालात इधर भी देखे जा रहे हैं। उनके वकील जरूर ये बात कर रहे हैं सहूलियात की, लेकिन अंदर से तो ये खबर आ रही है, जो उनका आखिरी भी मैसेज आया कि वो कहते हैं ठीक है, और वो बीमार भी नहीं पड़े वैसे बाय द वे अभी तक। इमरान साहब कोई सवाल करना चाह रहे थे, मैं उनको जरा ग्राउंड मैं राना साहब ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह अभी सबीना ने बात की कि कुछ मुस्लिम लीग नून के लोग, तो शायद आप नहीं समझते कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनका जो हालिया बयान है कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो किसी डील का शख्साना हो सकती है, तो मुस्लिम लीग के उन बयानात की वजह से ही पीपल्स पार्टी को भी ये मौका मिला? नहीं, जो पीपल्स पार्टी का एंगल है वो सिर्फ पॉलिटिकली वो जो उनकी जो स्ट्रेटजी है ना, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, उसके तहत वो अपने आप को इलेक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं और PMLN के अगेंस्ट वो एक बयानिया बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ स्पीकर साहब जो हैं वो क्योंकि लॉयलिस्ट टू लीडरशिप और पीपल्स पार्टी लीडरशिप और उन पार्टी में लॉयलिस्ट हैं, तो उन्होंने भी वो जो उन्होंने आज तक कल बयान पकड़ा हुआ उन्होंने भी ये बात कर दी, या फिर भी कहता शायद ये बात हो। मैं समझता ऐसी कोई बात नहीं है, आप ये तसल्ली रखें, मियाँ साहब आएंगे, हम लीगल रेमेडी लेंगे, रिलीफ लेना चाहिए, क्योंकि अब तो हर एक को पता है, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में ही पता है कि जो मियाँ साहब के ख़िलाफ़ केस, मियाँ नवाज शरीफ साहब के, वो बोगस थे, बेसलेस थे, झूठे केस बनाए गए, इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई। अब किसको नहीं पता कि लाइफ जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है वह कामा पे हुई है। अब आप ही बताएं इमरान साहब, आप हमसे ज़्यादा समझते हैं चीज़ों को कि उसके पीछे कितनी बड़ी साजिश थी, क्या किया गया। इमरान खान को लॉन्च किया गया 2014 में। अगर हम इतने ही ला का कर रहे हो इनका, तो मेरा 2014 का जो था एक धरना, उसमें जो उनकी स्पीचेस थी या जो उन्होंने बिजली के बिल फाड़े, टैक्स से मना किया, टैक्स ना दें, हुंडी के ज़रिए पैसे भेजें, PTV के हेडक्वार्टर पे हमले हुए, छलांगें लगाई गई गेटों पे उसके प्राइम मिनिस्टर उसके, तो और सिविल नाफरमानी क्या होती है? अच्छा राना साहब गुजारिश कोई एक्शन लिया? किसी ने कोई एक्शन नहीं। राना साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, लेकिन ये इल्ज़ामात सियासतदानों पे भी आते हैं फिर कि इस सारी सूरत हाल के जो ज़िम्मेदार हैं वो खुद सियासतदान हैं, क्योंकि वो खुद इस्टेब्लिशमेंट से या ना नज़र आने वाले लोगों से जाके रातों को मिलते हैं और फिर उनकी आशीर्वाद से जब काम करते हैं तो उनको ये बाद में दिन देखने पड़ते हैं। मैं आपकी इस बात से 100% मुत्फिक हूँ। इसी वजह से आपको पता है कि जो 90s का दौर था, जिस तरह हुआ, और आपकी वो हिस्ट्री है कि जिस तरह PPP और PMLN आमने सामने थे और क्या कुछ नहीं होता रहा। तो फिर रियलाइजेशन हुई कि यार ये ठीक नहीं। फिर COD हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुए, और जब देखा कि ये दो तो समझ गए, तकलीफ़ों से गुजर के सारी हिस्ट्री से सबक सीखा है इन्होंने वक्त से, तो फिर एक नया बंदा लॉन्च किया गया जो ये है। और वहीं असम्बली में खड़े हो गए हमारे कोलीग, कहते थे, तकरीरें आपने सुनी हो कि खुदा के लिए ये काम मत करें इमरान खान, एक वक्त आएगा चाहे तुम हमें ढूंढोगे, लेकिन आपके साथ यही कुछ हो रहा है जो आप कर रहे हैं। आप वो किसी की, अगर आप लोगों ने इतना ही लर्न कर लिया था लेसन राना साहब, तो फिर इमरान खान के साथ आप लोगों की जमातों ने भी वो क्यों किया? उन्हें टर्म पूरी करने देते, उसके बाद इलेक्शन लड़ लेते। इस तरह उनको भी तो फिर बीच में ही घसीट लिया गया ना। जी, मुझे आप ये समझ नहीं आ रही। आप बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि कोई प्राइम मिनिस्टर अपने वो कॉन्फिडेंस हाउस का खो जाए, मेजॉरिटी का, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता। और ये एक्सरसाइज दुनिया में होती है, यहाँ भी हुई, फेल हुई कई दफ़ा, 2-3 दफ़ा। सर अब तो आपके अपने लोग मान गए हैं सारी बातें टीवी पे आके, अब इस बहस में मैं क्या जाऊं? अगर आप इसको भी डिनाई अब कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने सारी बात बता दी है, क्या डीलें हुई हैं, क्या मामलात है। मैं थोड़ा सा इससे आगे चलना चाहती हूँ सर, थोड़ा सा मुझे प्लीज मौका दें। ये आप लोगों के ज़हनों में बिठा देंगे। मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे पीछे पड़े हुए थे उनके MNAs 30-35 और तो 20 छोड़ा है ना उन्होंने, कि खुदा के लिए कुछ करें, हम आपके साथ हैं, खुदा के लिए कुछ करें। अलाइज पड़े हुए थे हमारे पीछे, लेकिन टाइम होता है जब हम श्योर हो गए, हम कहते थे यार आपने भाग जाना है, आपने भाग जाना है, वो कुरान उठाते थे। तो देखें, अगर हाउस ने, चले जो भी वजह थी, मैं उस पर बहस पढ़ूंगा कि वो हमारे लोग क्या कहते हैं, अगर हाउस किसी वजह से उनको छोड़ गया तो फिर उसको प्राइम मिनिस्टर रहने का क्या हक था? राना साहब, उनमें से जो कुछ 4-5 MNAs हैं उनका नाम भी ले दीजिए जिन्होंने आपको मजबूर किया।
नहीं 20 तो उनकी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं ना, अभी आपने देखा नहीं, राजा रियाज साहब तो उनकी पार्टी का हिस्सा भी बन चुके हैं। अब चौधरी साहब अगर आप मुझे ट्रस्ट नहीं करते, मैं अल्फन कह रहा हूँ, कहते थे, खुदा की कसम कहते थे, लेकिन हम कहते थे हमें पता है आपने भाग जाना है, हमें आपने लगा के ये हमेशा होता है हमारा को। अच्छा राणा साहब, मैं आपसे सवाल कुछ और पूछना चाह रहा हूँ आपकी इजाज़त से। मियां नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो उनको जो 16 महीने आपकी हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसको डिफेंड करने में काफ़ी मुश्किल का सामना तो करना पड़ेगा, नज़र ऐसा ही आता है, क्योंकि जो मैशी और इक़्तिसादी हालात हैं वो मुल्क के और कौम के अच्छे नहीं हैं। तो क्या आप समझते हैं कि मियां साहब को इस मुश्किल में डालने के लिए जो 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत की कारकर्दगी है, जिसको ज़ाहिर लीड आप लोग कर रहे थे मियां शहबाज साहब, क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? दूसरा, आपका नैरेटिव क्या होगा सर, क्योंकि सियासत तो नैरेटिव के बगैर हो नहीं सकती। देखिए, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। मैं समझता हूँ ये तो बड़े इस किस्म के सवाल पॉलिटिकली होते हैं। मियां साहब जब आएंगे तो मैं क्योंकि ग्राउंड वहाँ पे फील्ड का आदमी हूँ, तो आपको पता है मेरे हल्के हैं, तो मुझे जो मतलब वहाँ से पता है, मालूमात है मेरी, या मेरा इंटरेक्शन है लोगों के साथ, आम आदमी के साथ, मियां साहब पे उनका कॉन्फिडेंस है कि मियां साहब आएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। दूसरी बात, ये एक इत्मीनान है, लीडर है हमारे और करिश्मा है उनमें, तो उनको लोगों को वो लीड कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। इसीलिए PMLN अल्लाह ताला के फजल से ये उम्मीद करते हैं जब मियां साहब आएंगे तो इलेक्शन कैंपेन जब चल करेंगे तो वो बहुत उसमें जान पड़ जाएगी इलेक्शन कैंपेन में। दूसरी बात आपने जो की कि बयानिया वाली, देखें बयानिया इस वक्त कोई नहीं है सिवाय इकनॉमिक रिवाइवल की, कि माशी बहाली हो, आम आदमी जो महंगाई में पिस गया है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल है, उनको ये अपना प्रोग्राम दिया जाए कि हम आपके लिए इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे और आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी जो माशी हैं। इस वक्त लोगों के पास, देखें, अगर पेट में, आप तो समझते हैं, लोग कहते हैं जी पेट में अगर रोटी नहीं है तो किसी को किसी निज़ाम के साथ नहीं है, वो तो चाहते हैं हमें हमारा बंदोबस्त करें ना, वो आप करें, मैं करूं, इमरान करे, कोई करे। तो इमरान से मुराद हमारे ये एंकर हैं, ये ना समझ लेंगे शायद PTI का इमरान, उसने तो 4 साल जो करना था कर लिया। तो कहने का मतलब पीपल ट्रस्ट मियां नवाज शरीफ, और वो आएंगे और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि उनके आने से लोगों में यकीनी तौर पे एक उम्मीद की किरण नजर आएगी उनको। लेकिन कोई तो प्लान राणा है साहब, आपका क्या ख्याल है कि विदाउट देयर मिनिमम कंसेंसस, जो आपका पॉलिटिकल प्लेयर्स का जब तक नहीं होगा कि रूल्स ऑफ द गेम क्या होंगे, क्या इलेक्शंस जो हैं क्या मसाइल हल कर सकेंगे या मसाइल में इजाफा होगा? और क्योंकि एक बात तो सर ये ऑब्वियस है कि जब आप लोग ये जिनको माजरत के साथ ये समझा जाता है कि इकनॉमिक मैस का तो की बुनियादी आप हैं या मौजब आप हैं, तो फिर ये क्या बयानिया जो है ये बिक सकेगा जी? नहीं, आपका जो पहला सवाल है वो भी बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी और उस वक्त तक इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है ना, ये लिंक करती है हमारे मुल्क में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और फोकस करें एक प्रोग्राम पे, तो ये आपका बड़ा वैलिड है। और उसमें अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है कि इलेक्शन जो होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होती है, कि क्रेडिबल इलेक्शन होंगे, तो आपकी जो मैं बिटवीन लाइन समझा हूँ कि ऐसे इलेक्शन जो PTI के जो इस तरह हालात हैं उनके बगैर क्या इलेक्शन के वो क्रेडिबल होंगे। तो मैं समझता हूँ कि PTI को एज ए जमात बिल्कुल इलेक्शन की इजाज़त है। जो मैं समझ सका हूँ बयानात से, केयर टेकर्स के, प्राइम मिनिस्टर दाएं बाएं शायद जो मैं बातें देख रहा हूँ इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि मैं तो बीच में नहीं हूँ ना, मेरा शायद आप ज़्यादा बाखबर हूँ, बट लेकिन एक बात है कि जो PTI के लोग मुलव्वस हैं ऐसे सिलसिलों में, जो जिसको आप क्राइम कह सकते हैं या ऑफेंस कह सकते हैं या वो मिस यूज़ अथॉरिटी कह सकते हैं या गलत रॉन्ग डूइंग्स में है, टू कट इट शॉर्ट समझिए, अगर मैं करूँ रॉन्ग डूइंग्स में है तो दे शुड फेस। अगर आप कहते हैं झूठे केस हैं, फलाने केस हैं, वो तो देखिए सब फेस कर रहे हैं। पूरी जमात पे पाबंदी के हामी नहीं है आप? बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूँ ओके। उसमें जो साफ सुथरे लोग हैं, जो सारे तो नहीं पकड़े जा रहे, राइट। सारे मेरे आज भी मैं बताऊं, आज भी मैं देखता हूं, ठीक है बड़े बड़े नाम आपको नजर आएंगे इधर दाएं बाएं भागते हुए, लेकिन आज भी जो नीचे की सतह पे फील्ड पे देखता हूं तो वहां पे लोग आज भी अवेलेबल हैं, PTI के लोग हैं
जो क्रेडिबल हैं, जो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं और इस पोजीशन में भी तो हैं, उनको जरूर शामिल होना चाहिए इस प्रोसेस में। राना तनवीर अहमद साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वर्जन दिया। थोड़ा सा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, और पॉलिटिकल डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी सिनेरियोज बदल रहे हैं। आपने PMLN का तो एक कंप्लीट वर्जन सुना राना साहब से, लेकिन क्या वाकई यही हकाइक है या उसमें कुछ और भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पर भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। तो इमरान साहब, जो बात राना तनवीर अहमद साहब कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब आन गए तो सब ठीक हो जाएगा, ये नैरेटिव काफ़ी है या कोई आपको प्रॉपर प्लान देना पड़ेगा? अदरवाइज जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो ये है कि लोग आज नहीं उस तरह से वेलकम करने को तैयार नज़र आ रहे जो कि PMLN की एक्सपेक्टेशन है। समीना, आपका सवाल जो है उसका जवाब दो हिस्सों में है। अगर आप मुस्लिम लीग नून की नज़र से देखें तो फिर तो राना तनवीर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के आने के बाद मुस्लिम लीग नून में जान पड़ जाएगी, उसका वोटर सपोर्टर जो है वो एक्टिव हो जाएगा और वो उनके लिए एक खुश आइंद बात है। लेकिन जहाँ तक दूसरा हिस्सा है कि आवाम में उसका क्या होगा और वो जो जोश और वलवला है, क्या उसका रिजल्ट इलेक्शन में नज़र आएगा, तो वो जुड़ा हुआ एक प्लान के साथ। मियाँ नवाज शरीफ वापस आके अगर कोई प्लान नहीं देंगे, अगर वो इस बात की होप पैदा नहीं कर सकेंगे जलसों के ज़रिए से, जुलूसों के ज़रिए से या किसी भी तरह बयानिए के ज़रिए से कि वाकई ही वो कौम के मसीहा बनेंगे और चीज़ों को बेहतर करेंगे, तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए खासी मुश्किल होगी। इसलिए मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो है मामला इस वक्त वो मुस्लिम लीग नून के लिए और उसकी क़यादत के लिए शायद मुश्किल तरीन वक्त होगा। ठीक है, उसामा गाजी भी सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, आपको भी वेलकम कहती हूँ, लेकिन लेट मी अलाउ प्लीज़ मैं ज़रा चौधरी साहब से एक कमेंट लूँ और फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। चौधरी साहब, ये जो गली मोहल्ले की और हल्के की सियासत है, आप भी इसको बड़ा करीब से जानते हैं। राना तनवीर साहब जो बात कर रहे थे, आप समझते हैं कि रियलिटी पर बेस करती है और जो ग्राउंड रियलिटी है वो इसी तरह ही है कि वोटर सपोर्टर इस तरह से जुड़ा हुआ है या वो फिर कुछ ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, राना तनवीर साहब समीना क्योंकि हल्के के आदमी हैं तो वो गुफ्तगू जो है वो करना जानते हैं, लेकिन माज़रत के साथ उनकी जो गुफ्तगू है उसमें बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। उन्होंने ख़ुद कहा कि जी कोई बंदा, मियाँ साहब 4 साल से डील करके गए थे, डील करके वापस आ रहे हैं, इसमें किसी को क्या शक है? दूसरी बात जो है उनका नैरेटिव जो है, जैसे हमने सवाल भी पूछा है तो पता ये लग रहा है कि नून लीग के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई उनके पास नैरेटिव नहीं है। लोगों को सेल करने के लिए क्या कोई ऐसी चीज़ वो लेके आएंगे जो वो मार्केट में पेश कर सके? देखिए, सियासत जो है ये इसमें नैरेटिव और इसमें कैंपेन और इसमें लीडर्स, ये सारी चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ लीडर आ जाएगा तो हर चीज़ बदल जाएगी। ये हालात वक्त जो है वो बिल्कुल बदल चुके हैं। इस वक्त जितनी अवेयरनेस आई हुई है पब्लिकली और यूथ में, वो इसको बदलने के लिए मियाँ साहब को 2-3 महीने जो हैं ये तो बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। और नून लीग के पास जो इनकी 16 महीने की कारकर्दगी है, बिल्कुल बहुत ही बुरी कारकर्दगी है, अवाम में उसका बहुत ज़्यादा गम गुस्सा है। तो उसको जो अगर ये समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ आके मियाँ शहबाज शरीफ साहब के उस बैड गवर्नेंस के ऊपर पर्दा डालेंगे तो मुझे तो ये बहुत मुश्किल लगता है। दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शंस हैं, अगर उसमें सिर्फ एक ही पार्टी को आप ये देखेंगे कि पैम्पर किया जा रहा है या उनको इजाज़त दी जा रही है कि आप इलेक्शन के बाद का माहौल करें और बाकी सब पार्टियों को जो कि अभी शिकवा भी कर रही हैं आप इजाज़त नहीं देंगे, तो ऐसे इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी को कौन तस्लीम करेगा? देखिए, इलेक्शन सिर्फ होना ही तो बात नहीं होती है। साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी पे यकीन आएगा। इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर भी उस पर बात करेंगे, इंटरनेशनल मीडिया, हमारा लोकल मीडिया, ये सारे जब तक इसको नहीं मानेंगे। देखिए, जो 2018 की कैंपेन थी नून लीग की, वो PTI के ऊपर ये कहते तो हैं कि उनको लाया गया, लेकिन कौन लेके आया, किस तरह से लेके आया, इस पर वो बात नहीं की जाती। एक नैरेटिव नाकाम बनाने की कोशिश ज़रूर की जाती है, लेकिन उस वक़्त नून लीग ने कैंपेन भी की, इलेक्शन भी लड़े पार्टी ने,
जिस तरह से अभी कुछ पार्टियों के ऊपर जो है पाबंदियां लगा दी गई हैं और जिनको बिल्कुल स्पेस नहीं दी जा रही, इस तरह से इस इलेक्शन को क्रेडिबल कौन मानेगा? और मियां साहब भी समझते हैं कि इस इलेक्शन जो समझते होंगे वो बड़े कि इस इलेक्शन को अगर वो इस तरह से इलेक्शन लड़ा जाएगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी कोई तस्लीम नहीं करेगा और आने वाले लेकिन अब तो और भी मुश्किलात का शिकार होगी, ना सिर्फ इक्तिसादी और माशी तौर पे बल्कि ठीक हो गया। लेकिन अब तो इसमें एक और भी ऑप्शन सामने आ रही है, बात हो रही है कि -1 से मामला -2 की तरफ जा रहा है। उसामा, आपने अगर सुनी हो ये बाज़गश्त मार्केट में बड़े सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट दे रहे हैं कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि -1 पे बात नहीं ठहर रही, -2 होने जा रहा है और दोबारा से शहबाज शरीफ साहब जो है वो ही लग रहा है कि उनके ऊपर ही दस्ते शफकत जो है वो नजर आएगा। आपकी क्या राय है? नवाज शरीफ साहब क्या बगैर किसी एश्योरेंस के ऐसे ही वापस आ रहे हैं या वाकई उनके ऊपर अभी क्रॉस है स्टिल? मुझे नहीं लगता समीना, मियां नवाज शरीफ साहब कभी भी क्रॉस के साथ वापस नहीं आया करते। वो जब जाते हैं तो डील के तहत जाते हैं, जब वापस आते हैं तो डील के तहत ही आते हैं। उनके अपने अल्फाज हैं, उनके अपने लोगों के अल्फाज हैं, राना सनाउल्लाह से लेकर सभी, और उनका ये ख्याल होता है कि ये ही इंप्रेशन उन्होंने हमेशा देकर इलेक्शन जीता है। जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी 0 रिस्क है और डील पूरी हो चुकी है, मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, सारे मामला अदालत के भी कानूनी भी, जिस तरह चौधरी साहब बेहतर बता सकते हैं, उसमें तो बहुत से में मसाइल नजर आते हैं कि किस तरह एक शख्स जो जेल में हो, सजा काट रहा हो, वो बाहर जाता है, उसके बाद वो आता है और कहेगा जी मुझे जमानत मिल गई है और मैं सीधा जेल जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब तो आप देखें, जहां तक बात है कि -1 की, मुझे नहीं लगता कि वो -1 से -2 उस तरह से होगा। ये जरूर हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन ना लड़ सके, इसके अलावा उनके लिए सब कुछ होगा। वो दुखी या परेशान। हाँ, जब -2 की बात हो रही है तो यही हो रही है उसामा, जब -2 की बात हो रही है तो यही हो रहा है, माइनस इमरान खान एंड माइनस नवाज शरीफ। लेकिन PMLN जो है जाहिर है उसके लिए तो उस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं है जो PTI के लिए होंगे। उसमें ये जरूर है कि मियां नवाज शरीफ शायद प्राइम मिनिस्टर के उस तरह कैंडिडेट ना हो, लेकिन उसके अलावा तो उनके लिए वो देखिए, माइनस का मतलब तो ये होता है कि आप सियासत में नहीं, आप इंतखाबी सियासत से आउट, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ कहते हैं प्राइम मिनिस्टरशिप से आउट, तो उसमें तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मसाइल रहे, और इस वजह से कुछ शुबात है कि जिस तरह उन्होंने हालिया कुछ बयान दे दिए थे, फिर दोबारा उन्होंने नजरियाती होने की कोशिश की थी, एक बयानिया बनाने की कोशिश की थी क्या जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती और जुल्म होता रहा, और वो फिर उसके बाद उनको समझ आ गई किस तरह। सिर्फ इस वजह से हो सकता है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जो ताबेदारी की है वो रिकॉर्ड बना दी उन्होंने, तो इस वजह से वो उनसे बाजी ले गए हैं। अभी अंदर भी अगर आप देखें, जहां शहबाज शरीफ होते हैं वहां मरियम साहिबा नहीं होती, जहां मरियम साहिबा है वहां शहबाज शरीफ नहीं होते। शहबाज शरीफ और हमजा इतने ग्रुप के साथ चल रहे हैं, वहां राना तनवीर नजर आएंगे, आपको नजर नहीं आएंगे। इसी तरह जहां पर आपको वो खोकर साहब नजर आएंगे, वहां मरियम नजर आएंगी, लेकिन आपको ख्वाजा सादिक नजर नहीं आएंगे। तो ये इस तरह के मसाइल इनके अपने चल रहे हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन उसामा इमरान साहब इन मसाइल से ना वैसे हमेशा ही इख्तिलाफ ही करते हैं। मैं इसलिए ये पॉइंट आपका बड़ा ज़बरदस्त उनसे ले जाऊँ। इमरान साहब, आप हमेशा कहते हैं ये सब बीच में अंदर से एक ही हैं और ऐसा कोई इख्तिलाफ वाला मसला नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आउट बड़ा अच्छा किया उसामा ने कि हम जलसों में भी ये चीज़ देख रहे हैं और वैसे भी कि अगर एक ग्रुप एक जगह पर है तो दूसरा उसका बंदा वहाँ पर नहीं हमें प्रेजेंस नज़र आती, तो ये तकसीम है स्टिल। अच्छा समीना, बात यह है कि उसामा जो है ना बड़े बाखबर हैं, मैं उनकी बात को डिनाई तो नहीं कर सकता, लेकिन गुजारिश ये है कि चीज़ों को देखने का अपना अपना जाविया होता है। मिसाल के तौर पे गिलास में अगर आधा गिलास पानी हो तो मैं कहूँगा कि आधा गिलास पानी है और उसामा कहेंगे कि आधा गिलास खाली है, हालांकि हम दोनों ही ठीक कह रहे होते हैं। तो मामला ये है कि जो मुस्लिम लीग नून की सियासत है, मुझे ये बताएं कि अगर मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे तो ऐसा कौन सा इख्तियार होगा जो मियां नवाज शरीफ के पास नहीं होगा, या वो कौन सी ऐसी पावर होगी जिसको इंजॉय नहीं कर सकेंगे। या अगर हमजा शहबाज हों CM तो मरियम नवाज जो हैं उनको क्या उसमें कोई उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि शरीफ फैमिली जो है वो बड़ी देखभाल के और सोच समझ के सियासत करती है, और वो आपस में जो मामलात हैं वो चाहे जो मर्जी ऐसे लगे कि शायद ग्रुपिंग है, लेकिन मुल्क और पार्टी के वसीदर मफाद में वो अपने इख्तलाफात, किसी भी तरह के इख्तलाफात को खातिर में नहीं लाते। और मैं फिर आपसे कह दूं कि मेरी नज़र में इख्तलाफात नहीं हैं, उनका जो है ना उसका ये आप ज़रूर कह सकती हैं कि उनकी
सोच मुख्तलिफ हो सकती है किसी मामले में, लेकिन ये नहीं है कि वो एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाल के कि जिधर वो हैं तो मैं नहीं हूँ, वो हैं तो मैं नहीं हूँ, मैं हूँ तो वो नहीं है। नहीं, लेकिन इस वक्त डिवीजन की कोई वजह नहीं नजर आ रही ना। क्या इख्तिलाफ की वजह क्या है? अब मैं बता, है ही नहीं इस तरह की मैं बात मैं अब आपको बता रहा हूँ। गुजारिश ये है कि जो आपका सवाल था ना उसामा से, उस पर मैं थोड़ा सा ज़रूर करना चाहूँगा कि देखें, वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो इमरान खान साहब ने जो माजी में किया और जिस तरह से 9 मई के वाक़यात हुए, तो आप क्या समझते हैं कि कहीं पे किसी जगह पे ये इस वक्त डिस्कस नहीं हो रहा होगा कि कुछ जो भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, उनसे किस तरह से इज्तनाब किया जाए, उनसे किस तरह से बचा जाए, या मुल्की सियासत को किस तरह से हैंडल किया जाए, और किस तरह से जो ऐसे लोग हैं जो वाकई मुल्क में बकौल चोई साहब तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके चलने के काबिल हों, उनको साथ लेके चला जाए। तो मुझे इस तरह से लगता है कि ये ज़रूर उसामा की बात, यानी मियां साहब का जो एक माजी का रवैया एस्टैब्लिशमेंट से रहा है, उसकी वजह से अभी तक एस्टैब्लिशमेंट उनको 100% ट्रस्ट नहीं करती, ये कह रहे हैं बेचारे हैं आप। समीना, मैं ये कहना नहीं चाह रहा, मैं तो ये इससे भी अगली एक बात करना चाह रहा हूँ कि आप ये देखें कि अभी तक मुस्लिम लीग नून खुद इस बात पे क्लियर नहीं है। कोई मुस्लिम लीग नून का आदमी ले लें, उनसे ये पूछ लें कि मियां साहब वहाँ से बाहर से आने के बाद 21 अक्टूबर को जलसागाह में जाएंगे या जेल में जाएंगे। अगर कोई बंदा मुझे बता दें जो आपको इस बारे में 100% ख़त्मी राय दे सके, तो अभी इफ्स एंड बट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। जब तक PMLN के लोग तो इस पे खैर काफ़ी शोर है, वो तो यही कहते हैं जलसागाह में जाएंगे, लेकिन कानूनी माहिरीन अपनी एक राय रख सकते हैं। लेकिन चौधरी साहब ने भी इस पर हमें एक राय दी थी, उनका ये कहना है कि कानूनी तौर पर पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आजकल चूंकि बहुत सारे इम्पॉसिबल पॉसिबल हो रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है चौधरी साहब, ये जो तकसीम वाली बात है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? अब तो सबका एक ही मोटिव नज़र आता है, एक ही चीज़ है, क्योंकि इस वक्त वैसे तो किसी के हाथ में कुछ नहीं है। मियां साहब आते हैं, पार्टी दोबारा से खड़ी होती है अपने पाँव के ऊपर, तो फिर ही सबको कोई इक़्तिदार में से हिस्सा मिलेगा कि कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो फिर इख्तिलाफ आपस में किस बात पे हो सकता है इस वक्त? देखिए, सियासी इख्तलाफात हैं, छोटे मोटे पार्टी के अंदर हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियस इख्तलाफात मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरा जो है वो, जब मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो अपनी जब लीड करते हैं और इन इख्तलाफात के ऊपर वो अगर किसी जगह हो भी हैं, और होते हैं, ये हर सियासी पार्टी के अंदर होते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स, मुख्तलिफ धड़े होते हैं जो एक दूसरे के ज़ाहिर है मुफादात जो हैं वो अपने इक़्तिदार में आने के लिए, सियासत में आने के लिए, रेलेवेंट रहने के लिए लोग करते रहे। लेकिन असल जो मसला नवाज़ लीग के ग्रुपों की जो कशीदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मामला है, देखिए अब पाकिस्तान में जो सियासी मकबूलियत का जो जिसे हम पैमाना कहते हैं, वो है क्या नवाज़ लीग जो है वो मीनार पाकिस्तान भर सकेगी? क्योंकि आज तक जो है 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बहुत दफ़ा ये भर के दिखा दिया कि वो तो शॉर्ट नोटिस पे भी मीनार पाकिस्तान को भर देते थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने 86 में किया, बाद में नहीं कर सके। तो क्या नवाज़ लीग जो इस वक्त बहुत ज़्यादा दावेदार है पॉपुलैरिटी की, मकबूलियत की, अवामी हमायत की, क्या वो ऐसा जलसा कर पाएंगे कि जो कि मकबूलियत के उस पैमाने को छू सकेगा? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो जब इस्तकबाल होता है मियाँ साहब का, तो कितने बंदे आते हैं, कितने बंदे उनको रिसीव करते हैं, और क्या वो लोग इतने आते हैं? क्योंकि देखिए बड़े जलसे जो हैं वो आम लोगों की शमूलियत के बग़ैर मुमकिन नहीं होते। जब तक आम लोग अपने शौक़ से, अपने ज़ौक़ से जो है वो जलसों में नहीं जाए, तो जलसे बड़े नहीं होते। किसी भी पार्टी का इतना वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो भर दें। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, मैसिव क्राउड गैदर करने के लिए तो आपको मैसेज की जो है हमारी दरकार होती है। वो मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग के पास इस वक्त उस पैमाने पे है। ठीक है, चलिए मैं यही आपका पॉइंट लेके चलती हूँ उसामा के पास भी। उसामा, आपको क्या नज़र आ रहा है इस हवाले से भी, नवाज शरीफ साहब का वेलकम कैसा होगा, और फिर वो जलसागाह जाएंगे या फिर लोग वहाँ पे इंतज़ार ही करते रह जाएंगे? प्लस ये भी जो बात हो रही है, चलिए पहले आप इसको आंसर कर, फिर मैं आगे इस पर करती हूँ। जी उसामा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक लार्ज क्राउड इकट्ठा हो जाएगा। आपने देख लिया ठोकर उन्होंने लाहौर में लोग इकट्ठे किए, जब आप दिहाड़ी पर लोग ले आएंगे, शेखुपुरा में भी मैंने खुद पता किया, वहां पर भी इस तरह दिहाड़ी पर भी लोग लेकर आए थे।
और उजरत उनको दे दी जाती है, फिर खाना दे दिया जाता है, तो इस तरह से तो लोग आ जाते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मगर जहां तक बात है 10 लाख लोग इकट्ठे करने की, तो वो बड़ा नामुमकिन सा है। मेरी इत्तलात ये है कि 30 से 40 हजार कुर्सियों का ही ऑर्डर है, और जो जगह उन्होंने मुख्तस की है या दरखास्त दी है मीनार पाकिस्तान में, वो भी तकरीबन 30-40 हजार लोगों की है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अपनी एनर्जीज बचाएं। आपने देखी होगी खबर, आपकी नजर से गुजरी होगी कि जो सारा कुछ प्लान था प्रॉपर, उसको भी उन्होंने पहले कहा कि नहीं अब हम उस तरह से कॉर्नर मीटिंग जलसे वगैरह वो नहीं करेंगे। दोबारा फिर किसी ने कहा कि नहीं ये तो बड़ी बात आ गई है, तो कुछ थोड़े बहुत हम कर दें। तो अब उतने लोग तो वहां नहीं लाए जाए, बड़ी तादाद में इतना लोग शायद यही आपको लगेगा कि शायद एक कामयाब जलसा था, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि अब सारे पीटीआई तो नहीं है, कहीं ना कहीं आप जैसे लोग बैठकर कर ही देते हैं जबर और मुश्किलात के बावजूद, जहां पर आप बता देते हैं कि जनाब वो लोग कैसे लाए गए थे, किस तरह बिठाए गए थे और वहां पर लोग क्या कह रहे थे। ये भी हुआ है कि तहरीक इंसाफ के लोग नारे लगा देते हैं, यहाँ आए तो थे, खाना मिल गया, कुछ ना कुछ मिल गया तो हमने नारे लगाए। लेकिन वहां पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ी बदनजमी भी होगी, जब भी खाना, जब आप लोगों का अगर चेक किया जाएगा इसका खाना, उस तरह नहीं जो भी होता है उसमें भी बदनजमी, अब वो पैकेट उसमें किया जाएगा। लेकिन हम जो बात करें समीना, वो है जो चौधरी साहब भी, इमरान साहब, हम बात करते हैं आइन की, कानून की, सियासत की, जमहूरियत की, हकायक की, फैक्ट्स की। लेकिन इस वक्त मुल्क में अगर आप देखिए तो हुकूमत, रियासत वो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करने पे लगी है। एक फैसला हो चुका है, यानी ये इलेक्शन होने अभी एक ऐसे ही बस दिखावे के लिए कि जी जरूरी है इलेक्शंस कर लें। चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया, यहीं पर बात को आज समेट लेते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आगे डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।